हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वाले सेशन में कि बहुत जल्दी हम बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस से जो हमें 5 पार्ट पढ़ने हैं उनमें से एक तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो आज लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम सिद्धांत और व्यवहार की बात करेंगे। ये वाला सेशन दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले हमने लोक प्रशासन को थोड़ा और डिटेल में भी पढ़ाया है बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आप बीए थर्ड ईयर में हैं तो एक बार आपको बीए थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस में जो लोक प्रशासन वाली सीरीज है उसे भी एक बार देखना चाहिए। ये थोड़ा सा बेसिक रहेगा, एक्चुअली बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज ये सेशन जो है हमारा पहला ही सेशन होने जा रहा है पॉलिटिकल साइंस का पहला सेशन होने जा रहा है, जिसमें हम लोक प्रशासन की बेसिक टर्म पर बात करेंगे। वही 5 यूनिट है, और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लोग बताया था कि ये पांचों सब्जेक्ट हम बीए फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करने वाले हैं। राजनीतिक सिद्धांत हम कंटिन्यू कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान, ये आज हम सॉरी लोक प्रशासन ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। बाकी बचते हैं तीन: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इन दो तीनों को भी बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। चलिए, डायरेक्टली शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, डायरेक्ट आते हैं सेशन पे। दोस्तों, आज का सेशन में हम फर्स्ट यूनिट को हमने इसे उठाया है। फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार उन पर हम थोड़ा सी दृष्टि डाल लें, जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और परिभाषा, महत्व वगैरह। पहली यूनिट के पहले टॉपिक में हमें ये सब पढ़ना है। इसके बाद में बहुत बात करेंगे हम नवीन लोक प्रशासन सेकंड टॉपिक के अंदर। थर्ड टॉपिक होगा दोस्तों हमारा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार से क्या भिन्नता पाई जाती है, इन सबकी तुलनात्मक रूप से हम इसको पढ़ने वाले हैं। टॉपिक फोर में हम दोस्तों नवीन लोक प्रबंध को पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा लोक प्रशासन में नवीन प्रवृत्तियां। क्लियर है। तो दोस्तों, ये सब रहा हमारा फर्स्ट यूनिट का ये सब मटेरियल है। ये सब हम इसके फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, अब जान लेते हैं कि जो हमारा आज का सेशन है, आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें आज के पूरे टॉपिक में क्या क्या कंप्लीट करना है। थोड़ा सा लेंदी होगा आज का सेशन, क्योंकि इसमें कुछ मटेरियल ज्यादा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लोक प्रशासन के अर्थ की, कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों हम डेफिनेशन की भी बात करेंगे, लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाओं को देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से लोक प्रशासन को परिभाषित किया है, उनकी डेफिनेशन दी है। इसके तुरंत बाद दोस्तों हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे, कैरेक्टर को देखेंगे कि किस प्रकार की विशेषताएं लोक प्रशासन के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट में दोस्तों हम देखेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र, किस किस क्षेत्र तक ये व्याप्त है, क्या क्या इसके क्षेत्र है। इन सब पर दोस्तों हम जो है इसमें के अंतर्गत ही बात करने वाले हैं फोर टॉपिक में। क्लियर है। तो ये आपका फ्रेमवर्क बनकर तैयार हो चुका है कि आप आज के सेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है और कंप्लीटली इस यूनिट में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए, अब शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। सबसे पहले बात करेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों? बेसिकली देखिए, जो स्टूडेंट पुराने हैं, जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, उन्हें तो ये 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर इसका अर्थ वगैरह सब समझने में। लेकिन जी हाँ, जो नए फ्रेंड हैं, जो पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, उनको बता दो दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है आप लोगों को, सिर्फ पूरी ईमानदारी से एक बार अच्छे से लेक्चर को सुनिए। जो नोट डाउन करने का है वो आप बाद में भी कर सकते हैं, और फिर ये आपकी जो है क्षमता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, समझते भी चलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ नोट डाउन करने में रह जाए आप, और समझ ना आए, सर के ऊपर से पूरा मैटर चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। और हमारा उद्देश्य ये होता है कि जब आप सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, तो सेशन अटेंड करते हुए ही आपको पूरी तरह से ये याद करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कंप्लीटली आपको सेशन में ही याद करवाते, दोबारा बाद में आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना करके ध्यान से सुनते रहिए, बोर मैं आपको नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होने दूंगा, बिल्कुल बहुत स्मूथ तरीके से सेशन चलने वाला है। चलिए, शुरुआत करते हैं अपने लोक प्रशासन की। सभी को एक साथ खोल लेते हैं, उसके बाद पेन लेते हैं। चलिए।
ओके दोस्तों, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप सभी जानते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो लोक प्रशासन है, ये दो शब्दों, बिल्कुल एज इट इज, स्टेप बाय स्टेप समझते चले है ना। लोक प्रशासन दो शब्दों, कौन कौन से, लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। ये तो एक आप खुद ही जानते अच्छे से कि एक संधि विच्छेद है ना। तो लोक प्रशासन, लोक और प्रशासन, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ वर्ड है ये लोक प्रशासन। क्लियर है। अब ये लोक प्रशासन दोस्तों ये कहां से आया, तो ये आता है आपका अंग्रेजी का जो एक वर्ड है, अंग्रेजी का जो वर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे हिंदी ट्रांसलेटेड वर्ड है ये लोक प्रशासन। क्लियर है। और इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अंग्रेजी का वर्ड है, इसकी उत्पत्ति या फिर ऐसा कहें कि इसका जो हिंदी रूपांतरण लोक प्रशासन है, इस लोक प्रशासन के लोक का अर्थ होता है, लोक का क्या अर्थ होता है दोस्तों, लोक का अर्थ होता है, लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक, लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक या फिर सामान्य जनता। उसी प्रकार से प्रशासन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो प्रशासन का अर्थ होता है दोस्तों, देखिए प्रशासन को पहले तो आप ये समझिए, प्रशासन का अर्थ क्या होता है, सेवा करना। प्रशासन का अर्थ क्या होता है, सेवा करना। तो देखिए लोक का अर्थ क्या हो रहा है, सार्वजनिक या सभी जनता की, लोक अर्थात सार्वजनिक, प्रशासन अर्थात सेवा करना, तो सार्वजनिक सेवा, ठीक है, या जनता की सेवा करना, लोक प्रशासन का कंप्लीट अर्थ निकल जाएगा इसका। ठीक, इसी के साथ में जो प्रशासन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये प्रशासन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एड और मिनिस्टर से। किस किस से दोस्तों, एड और मिनिस्टर से। बस इतना सा आपको याद रखना है, ये दो टर्म है कि लोक प्रशासन का लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन से, जिसके अंतर्गत लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक, यदि अर्थात कि सभी सभी है ना, संपूर्ण जनता, और वहीं प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना। यहां तक क्लियर है ना। चलिए अब आगे चलिए दोस्तों, तो लोक प्रशासन जो है ये प्रशासन का एक बहुत ही विशेष रूप है। क्या है, बहुत विशेष रूप है। क्यों है, क्योंकि लोक का अर्थ जहां संपूर्ण जनता होता है, संपूर्ण जनता, जो कि व्यक्तिगत का बिल्कुल उल्टा होता है। जब हम प्रशासन शब्द के साथ लोक का प्रयोग करते हैं तो यह सरकारी प्रशासन हो जाता है। क्या बोल रहा है ये समझिए इसको, लोक प्रशासन को हम सरकारी प्रशासन या कहें कि प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप मानते हैं। किसको, लोक प्रशासन को। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है सार्वजनिक की बात करता है, संपूर्ण जनता की बात करता है। किसी ना किसी एक व्यक्ति की बात करेगा, ना किसी एक समूह की बात करेगा, ना किसी एक संगठन की बात करेगा, बल्कि ये संपूर्ण जनता की बात करेगा, सार्वजनिक की बात करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि प्रशासन के साथ में जैसे ही लोक शब्द जुड़ा है, वैसे ही वहां सार्वजनिक जनता उसके साथ जुड़ चुकी है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से दोस्तों लोक प्रशासन, सरकारी प्रशासन, इन दोनों को हम एक ही मान सकते हैं। किस किस को, लोक प्रशासन और सरकारी प्रशासन, इन दोनों को हम एक ही मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि आज के समाज में केवल सरकार ही एकमात्र ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्था, क्या, सरकार ही। आज अगर वर्तमान में हम देखें तो मात्र सभी देशों में, किसी भी देश को ले लीजिए आप, प्रत्येक देश में सरकार ही एकमात्र ऐसा संगठन है या ऐसी संस्था है जो 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 दोस्तों एक निश्चित भूभाग की संपूर्ण जनता का हित चाहती है। एक निश्चित भूभाग की संपूर्ण जनता का हित चाहती है। आसान शब्दों में से समझिए इसको कि लोक प्रशासन, प्रशासन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप कहा जा सकता है, या एक बहुत महत्वपूर्ण रूप है। उसका कारण यह है कि लोक प्रशासन, प्रशासन के साथ लोक के जुड़ जाने से यह संपूर्ण जनता के हित की बात करता है, संपूर्ण जनता के हित की बात करता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में, या कहें कि इसी कारण से लोक प्रशासन को हम सरकारी प्रशासन के समान ही मानते हैं। क्लियर है। आधुनिक काल के, नेक्स्ट आगे देखिए, आधुनिक काल के शासन की समस्त क्रियाएं, आधुनिक काल के मतलब आज के समय की शासन में जितनी भी क्रियाएं होती है दोस्तों, वो सार्वजनिक लाभ के लिए होती है, किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिए ना होकर के सार्वजनिक लाभ के लिए होती। क्लियर है यहां तक का ना। इसलिए शासन का प्रत्येक कार्य लोक प्रशासन की श्रेणी में आता है। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा अर्थ था, सिंपल सा अर्थ था, और आसान से आसान शब्दों में, कोई डिफिकल्टी इन शब्दों में नहीं है। आप जैसे इसका डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके जब कभी भी पढ़ेंगे ना, पढ़ते ही आपको ये पूरा कंप्लीट समझ आएगा।
ठीक है, जितनी भी डिफिकल्टीज थी, जितनी भी उलझन वाली जगह थी या उलझन वाले शब्द थे, उलझाने वाले, उनको मैंने हटा करके आसान शब्दों में उसे कन्वर्ट किया है। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान ये रखा गया है कि इसका जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल जो एक हमारी प्रोफेशनलिटी होती है वो समाप्त ना हो जाए, है ना। जो हमें एग्जाम में नंबर मिलते हैं ना, वो भी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज के मिलते हैं, तो प्रोफेशनलिटी भी खत्म ना हो और हमारे लिए थोड़ा इजी भी हो जाए। दोनों चीजों को समावेश इसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लोक तथा प्रशासन शब्दों की व्याख्या करने के बाद हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासन का सार्वजनिक एवं व्यापक स्वरूप है। किसका? प्रशासन का सार्वजनिक एवं व्यापक स्वरूप है, जिसका प्रयोग राजनीति विज्ञान में उन कार्यों को करने के लिए किया जाता है जो राज्य के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। जो कार्य राज्य के द्वारा किए जाते हैं उन कार्यों को संपादित करने के लिए लोक प्रशासन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या यहां तक का क्लियर है दोस्तों? कंप्लीट क्लियर हो तो प्लीज कमेंट में यस लिखकर जरूर सेंड करें, यस लिखकर बताएं, जिससे कि हमें समझ आए कि हाँ कुछ समझ आपको आ रहा है। एकदम इजी वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर भी कहीं और डाउट हो दोस्तों तो मैं इसको और नीचे लेवल पर जाकर के मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह भी समझा सकता हूं मैं। डोंट वरी, हर एक तरीके से मैं समझाना आता है हमें कि ये किस प्रकार से इसे एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसका एकदम और भी बेसिक में गिरने ऐसा नहीं है यार कि आप बोर होने लग जाओगे फिर, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस लेवल बने रहना जरूरी है। एक्चुअली हम भाई अब हम कॉलेज में आ चुके हैं, है ना, अब हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ चुका है, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम स्टडी करेंगे ना तो हमारे दिमाग भी बोलेगा हाँ भाई आने दो डाटा, ये बिल्कुल हमारे लायक है। और बिल्कुल बच्चों वाली चीज दोगे ना तो फिर आपको भी सुस्ती सी आने लगेगी, आलसी आने लगेगी, नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों इसमें परिभाषाओं की, डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों लोक प्रशासन को लेकर के जिन जिन कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित भी किया है, परिभाषाएं दी है, तो अलग अलग लेखकों ने लोक प्रशासन की अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोहित भट्टाचार्य जी। मोहित भट्टाचार्य जी लिखते हैं कि लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है। क्या है? लोक प्रशासन, देखिए वो भी स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो लोक प्रशासन है वो कुछ और नहीं बल्कि एक सरकारी प्रशासन है भाई। लोक प्रशासन के साथ में लोक शब्द जुड़ गया ना, तो अगर निजी प्रशासन होता तो वो एक अलग बात हो जाती, है ना, लेकिन लोक शब्द जुड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? ये सार्वजनिक अर्थात ये सरकार की बात कर रहा है। तो लोक प्रशासन एक वह सरकारी प्रशासन है जो इसमें सार्वजनिक नौकरशाही पर अधिक जोर दिया जाता है, सार्वजनिक नौकरशाही पर अधिक जोर दिया जाता है। क्लियर है? तो लोक प्रशासन के अंतर्गत जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनकी व्यवस्था यहां पर की गई है, उनका प्रबंध किया गया है। इस कारण से मोहित भट्टाचार्य जी लिखते हैं कि सार्वजनिक नौकरशाही पर अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है बाल्डो साहब ने, उन्हें ये कहते हैं कि राज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली प्रबंध कला और उसके विज्ञान को लोक प्रशासन कहते हैं। सिंपल वे में दोस्तों, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है हार्वे वाकर साहब, इनका कहना है कि सरकार द्वारा कानून को क्रियान्वित करने वाली क्रिया ही लोक, या देखिए कि सरकार जो है जो कानून को क्रियान्वित करती है उसी को तो लोक प्रशासन यहां पर कहा जा रहा है, उसकी प्रक्रिया को लोक प्रशासन कहा जा रहा है। एलडी वाइट साहब का कहना है कि लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं आती है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना या उसको लागू करना होता है। क्लियर है दोस्तों? तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का आशय प्रशासन के उस रूप से है जिसका उद्देश्य जनहित में नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। जनहित में, जनता के लिए, संपूर्ण जनता के लिए अर्थात सार्वजनिक हित में जिन नीतियों को क्रियान्वित करने का उद्देश्य सरकार का होता है वही लोक प्रशासन। यहां तक का क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे विशेषताओं पर। तो लोक प्रशासन की विभिन्न विशेषताओं को भी जरा दोस्तों हम एक नजर देख लेते हैं। लोक प्रशासन की पहली विशेषता क्या है कि लोक प्रशासन और सरकार का एक संबंध है। वो संबंध किससे है? लोक प्रशासन का सरकार से जो संबंध है वो व्हाट एंड हाउ से है, मतलब क्या करना है और कैसे करना है, ये संबंध डायरेक्टली संबंध रखता है लोक प्रशासन। किससे? सरकार से। अगला है सरकार का, लोक प्रशासन का जो है प्रशासन से जो संबंध है जिसका संबंध सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित होता है। किससे दोस्तों? सार्वजनिक समस्याओं से संबंध होता है, सार्वजनिक समस्याओं से। क्लियर है? नेक्स्ट है लोक प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों से है, सरकारी कार्यों से है। क्लियर है?
सरकारी कार्यों से लोक प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए मानव तथा उसके संबंधों का संगठित प्रयास है। इसके अलावा निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों का निर्देशन करना भी है। दोस्तों जहां पर आवश्यकता होगी समझाने की वहां पर एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। बाकी ये विशेषताएं जो छोटे छोटे पॉइंट है, सिर्फ इनको बस आप टर्मिनोलॉजी को देखिए, समझिए और पढ़ते हुए आगे बढ़िए। क्लियर है? अनावश्यक समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। अब जो हमारा आज का सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब आ चुका है। अब हम बड़ी दिल से पूरा टाइम देंगे, इसमें अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, 4 दृष्टिकोण हम यहां पर देखने वाले हैं, मतलब क्षेत्र देखने वाले हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो स्कोप में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम 4 क्षेत्रों को देखेंगे और चारों क्षेत्रों का पूरा डिटेल से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और उनको यहीं पर याद करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, अब तक की जो हमने बात की है आज के इस टॉपिक में, वो सब सिंपल बेसिक था। बेसिक था। जब आप कोई सी बुक लेकर आते, जैसे पेज पलटोगे, तो सबसे पहले आपको यही पढ़ने को मिलेगा, है ना। लेकिन अब आप रियल टॉपिक में एंट्री मार चुके हो और अब ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, कुछ सीखने लायक चीज भी यहां पर मिलेगी। अब जरा समझिए, देखिए अच्छे से समझिए इस चीज को। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो दोस्तों विद्वान रहे हैं राजनीति विज्ञान के, लोक प्रशासन राजनीतिज्ञ जो रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, उनमें आपस में बहुत ज्यादा मतभेद था। क्या मतभेद होगा, क्या मतभेद रहा भाई? एक जैसी जो परिभाषा इसी क्यों नहीं दी गई है, अलग अलग क्यों दी गई है, इसका क्षेत्र अलग अलग क्यों बताया गया है, इस क्षेत्र को लेकर के काफी विद्वानों में मतभेद था। और मतभेद विशेषकर एक बात के पीछे था, कुछ विद्वान बोलते थे कि ये संपूर्ण सरकार, मतलब पूरी सरकार का अध्ययन करता है। पूरी सरकार में क्या जाएगा दोस्तों? तीनों अंग सरकार के कौन कौन से? अरे भाई, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कुछ विद्वानों का कहना यह है कि जो लोक प्रशासन है, ये इसका दृष्टिकोण बहुत व्यापक दृष्टिकोण है। और ये क्यों है, क्यों व्यापक है? क्योंकि ये सरकार के तीनों अंगों का अध्ययन करता है। वहीं कुछ विद्वान फट से बोलते हैं कि नहीं साहब, ये इसका दृष्टिकोण जो है व्यापक नहीं है, संकुचित है, ये मात्र सरकार की कार्यपालिका का अध्ययन करता है। क्योंकि जब लोक प्रशासन की हम बात करते हैं तो हम अधिकतर इसमें सिविल सर्वेंट ही पढ़ते हैं, तो सिविल सर्वेंट तो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, तो भाई कार्यपालिका का ही अध्ययन करता सरकार का ये। तो इस प्रकार से काफी मतभेद हुए। तो उन मतभेदों के आधार पर हमें सभी दृष्टिकोणों को देखते हुए यहां पर आगे बढ़ना है, और जिसमें ज्यादा दम होगी उसको हम और ज्यादा खींच के अच्छे से लिखेंगे। क्लियर है ना? और देखेंगे कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय या सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो कौन सा रहा है। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो 4 फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, 4 क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वो ये चारों क्षेत्र है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापक दृष्टिकोण। तो कुछ राजनीतिज्ञों का या कुछ विद्वानों का मानना है कि जो लोक प्रशासन है ये व्यापक है, और कुछ का मानना है कि जो लोक प्रशासन है ये संकुचित है। कुछ का मानना है ये पोस्ट कार्य सिद्धांत दे दिया, किसी ने बोला लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है ये। तो चारों दृष्टिकोणों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बस आप बने रहिएगा, कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस बहुत स्मूथ तरीके से आपको ये पूरा अंदर तक उतरने वाला है आपके, और भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा दोस्तों। एक बार अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना, नहीं भूलोगे लाइफ में कभी। भूल के दिखाइए फिर आप मुझे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे व्यापक दृष्टिकोण की। पहले आप इसका व्यवहारिक पक्ष समझिए, सुनिए। व्यापक दृष्टिकोण मतलब सिंपल सा है कि कुछ विद्वान है, जैसे एलडी वाइट, मार्क्स आदि ऐसे कुछ महान विद्वान रहे हैं, इनका कहना था कि जो लोक प्रशासन है ये एक व्यापक है, इसका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक है। क्यों है व्यापक? क्योंकि ये सरकार के तीनों अंगों का अध्ययन करता है, कार्यपालिका का भी अध्ययन करता है, व्यवस्थापिका का भी अध्ययन करता है, और न्यायपालिका का भी अध्ययन करता है। क्लियर है यहां तक का ना दोस्तों? तो इस दृष्टिकोण के अनुसार, अर्थात व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम बात करें तो इसके क्षेत्र में वो सभी कार्य आ जाएंगे, वो सभी कार्य सम्मिलित होंगे जिनका अहम जो उद्देश्य होगा, जो प्रयोजन होगा, वो होगा दोस्तों सार्वजनिक हित, संपूर्ण जनता की भलाई, संपूर्ण जनता का हित या संपूर्ण मानव समाज का हित। तो संपूर्ण मानव समाज के हित को लेकर के जो कार्य होंगे, जिसके अंतर्गत कार्य होंगे, वो सब के सब कहां आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? लोक प्रशासन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र, इस क्षेत्र में वो सारे कार्य सरकार के द्वारा किए जाने वाले वो सारे कार्य सम्मिलित होंगे जो सारी जनता से, सार्वजनिक जनता से या संपूर्ण जनता से संबंध रखते हैं।
क्लियर है ना। तो व्हाइट साहब ने कहा भी है, प्रोफेसर व्हाइट साहब ने कहा भी है कि लोक प्रशासन में वो सारे कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना होता है, या लागू उस प्रकार की जो लोक नीति है उसको पूरा करना या उस नीति को लागू करना, इससे संबंधित जो जितने भी कार्य होंगे या जिनके भी ये उद्देश्य होंगे वो सब लोक प्रशासन में। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है व्यापक दृष्टिकोण। चलिए अब संकुचित दृष्टिकोण को समझ लेते हैं। तो दोस्तों कुछ विद्वान जैसे साइमन लूथर गुलिक साहब जैसे विद्वान, साइमन लूथर और गुलिक साहब जैसे कुछ विद्वान है जिनका मानना है कि लोक प्रशासन एक व्यापक दृष्टिकोण नहीं है साहब, ये एक संकुचित दृष्टिकोण है। कारण ये है कि लोक प्रशासन सिर्फ आपकी सरकार की कार्यपालिका का ही अध्ययन करती है, सिर्फ कार्यपालिका का अध्ययन करती है। तो इन विद्वानों के अनुसार भी दोस्तों हम एक संकुचित दृष्टिकोण पे एक नजर डाल लेते हैं जिससे हमारा ये पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। इन 4 पॉइंटों के माध्यम से संकुचित दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन। क्या है दोस्तों? वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन। अब जरा थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन आप लोग खोल लीजिएगा, है ना, थोड़ा खोल लीजिए, खोल के समझिए। वित्त संबंधी, देखिए क्या शब्द जुड़ा हुआ है? वित्त। वित्त जब सरकार के साथ इस्तेमाल होता तो क्या होगा? अरे भाई जितने भी पैसे का लेन देन है, कुछ खरीदना है, कुछ आपको किसी पेमेंट लेना है, टैक्स उगाना, कर उगाना है, कर की उगाई करनी है, या कोई टैक्स लगाना है, इस प्रकार के जितने भी, जैसे कि आप बजट पेश करते हो, बजट है, करारोपण है, या जितने भी वित्त पैसे से लेन देन से संबंधित जितने भी समस्याएं होगी उन सब का अध्ययन यहाँ किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे कार्य जो है कार्यपालिका से संबंधित होते हैं। कौन कौन से? बजट, करारोपण और वित्त से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है सब कार्यपालिका संबंधित होती है। इस कारण से इनका समुचित अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अध्ययन। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अध्ययन, तो लोक प्रशासन में प्रशासकों के उत्तरदायित्वों का पर्याप्त अध्ययन किया जाता है। किसका? किसका दोस्तों? जो भी उच्च अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनका उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, किसके लिए होगा, उस सब की बात भी कहां की जाती है मेरे प्यारे दोस्त? तो वो यहीं पर ही लोक प्रशासन में ही इसकी बात की जाती है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, लास्ट सेशन में कैमरा हैंग हो गया था, इसलिए एक बार कैमरा चेक कर ले ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। कैमरा ठीक है, ओके है। चलिए वापस सेशन पे आ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन। क्या है? सामग्री प्रदाय। सामग्री प्रदाय या देखिए शब्दावली में जाइए, कुछ कहीं थोड़ा सा पढ़ने में ऐसा अजीब सा लगेगा। सामग्री प्रदाय भाई सरकार में जो आ रहा है, जो जा रहा है, या स्टॉक करके रख रहे हैं, वो सब कुछ। भाई आप लोग, सरकार एक सरकार है तो सरकार सिर्फ भाई देश में कोई खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए कहीं अकाल ना पड़ जाए तो खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए वो अपने पास स्टॉक भी रखती है, तो वो खाद्यान्न को खरीदेगी भी ना, खरीदेगी, स्टॉक करेगी, फिर वितरित भी करेगी, ठीक है ना। तो ये सब समस्याओं का अध्ययन भी कहां पर किया जाता है? लोक प्रशासन में। अगला है कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन। कौन सी कार्यपालिका का? कार्यरत। जो कार्यपालिका कार्यरत है, कार्य कर रही है, उसका अध्ययन भी लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमारा एक संकुचित दृष्टिकोण था। जरा देख लीजिए इसको भी डिटेल पढ़ के कि लोक प्रशासन कार्यपालिका की उन सभी असैनिक कार्यपालिका की उन सभी असैनिक क्रियाओं का अध्ययन करती है या संबंधित रहती है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय, चाहे आप राष्ट्र के लेवल की बात करें या राज्य लेवल की बात करें या स्थानीय स्तर की बात करें दोस्तों, सरकार के प्रशासन के लिए कार्यपालिका ही उत्तरदायी होती है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दृष्टिकोण दोस्तों पोस्ट कार्य। मेरे ख्याल से जहां तक मेरा मानना है, अगर आपने अच्छे से स्टडी की है दोस्तों, तो आपने 10th और 12th में पोस्ट कार्य को जरूर पढ़ा। पोस्ट कार्य को 100% आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है और 10th से ही आपके सिलेबस में आना प्रारंभ हो जाती है ये पोस्ट कार्य पद्धति। तो लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में गुलिक साहब ने जिस मत को प्रतिपादित किया उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पोस्ट कार्य कहा जाता है।
इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। पोज्ड कार्ब किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? तो गुलिक साहब के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो पोज्ड कार्ब है कुछ इस प्रकार से कि अंग्रेजी के जो लेटर होते हैं पोज्ड कार्ब, तो ये अंग्रेजी के लेटरों के पहले अक्षर से इस सिद्धांत को बनाया गया है। जैसे जैसे प्लानिंग से लिया गया है पी, प्लानिंग से लिया गया है पी, ओ से लिया गया है और ऑर्गेनाइजेशन से ओ लिया है। अर्थात हम इसको अगर अब एक सिद्धांत की तरह पढ़ें, सिद्धांत की तरह दोस्तों अगर इसको देखें तो देखिए पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, को फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, नेक्स्ट बी फॉर बजटिंग। क्लियर है? तो दोस्तों ये देखिए 7 लेटर है, 7 लेटर है और इन सबको लेटर को हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? पोज्ड कार्ब। ओके, पोज्ड कार्ब। तो ये राजनीति विज्ञान में या कहें कि लोक प्रशासन में इसका क्या महत्व है भाई, इसकी जरूरत क्या है? तो जरा देखिए लोक प्रशासन में पोज्ड कार्ब की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले योजना बनाना, क्या है? पी का मतलब क्या है? प्लानिंग करना, मतलब योजना बनाना, सरकार की योजना, कार्य की योजना, प्रत्येक प्रकार की प्लानिंग करना, प्रत्येक प्रकार की योजना बनाना, कैसे देश संचालित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन करना। क्या करना दोस्तों? संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन करना। एस फॉर स्टाफिंग अर्थात कर्मचारियों की व्यवस्था करना, भाई कर्मचारी भी तो लगेंगे ना। ठीक है, और डी फॉर डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन करना, निर्देशन करना, कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना, लोगों में समन्वय बढ़ाना। उसके बाद रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देना, लेखा जोखा तैयार करवा करके और प्रस्तुत करना। इसके लास्ट में हो जाता है बी फॉर बजट, अर्थात बजट तैयार करना। तो इस प्रकार से दोस्तों पोज्ड कार्ब का मैंने आपके लिए डिटेल भी लेकर आया हूं दोस्तों। ये सारी डिटेल आपकी पोज्ड कार्ब के प्रत्येक लेटर की डिटेल भी है और ये आप खुद पढ़ेंगे। एकदम सिंपल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया हल्का हल्का सा। ठीक है, अभी आपको आसानी से समझ आ जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। क्लियर है दोस्तों? तो पोस्ट कार्ब की डिटेल भी मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, आप इसको पढ़ोगे आसानी से समझ आ जाएगा। तो उपयुक्त पोस्ट कार्ब क्रियाएं वो सभी संगठनों में संपन्न की जाती है। लोक प्रशासन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो तथा कोई भी उद्देश्य हो, यह प्रबंध संबंधी सामान्य समस्याएं सब में एक जैसी और अनिवार्य होती है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कार्ब के विचार को सामान्यतः स्वीकार किया गया है। देखिए यहां पर एक बात आपके बहुत काम की आ चुकी है, क्या आ गई है दोस्तों? कि लोक प्रशासन के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, लोक प्रशासन के जब क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहां पर ना तो पूरी तरह से व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है, ना ही संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया गया है, बल्कि अधिकतम जो सर्वमान्य सिद्धांत रहा है क्षेत्र के मामले में वो रहा है पोस्ट कार्ब, पोज्ड कार्ब का सिद्धांत। जब लोक प्रशासन के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये पोज्ड कार्ब का सिद्धांत ही लागू होता है। जो 7 फैक्टर बताए गए हैं उन सातों जो 7 फैक्टर है उन्हीं फैक्टरों के आधार पर ये लोक प्रशासन कार्य करता है। इट्स क्लियर दोस्तों? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो दृष्टिकोण बचा है वो है लोक कल्याणकारी वाला, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखिए प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक सरकार का जो दृष्टिकोण होता है वो उदारवादी होगा। भाई लोकतंत्र सरकार है ना, तो उदारवादी दृष्टिकोण होना कंपलसरी है। क्लियर है? चलिए तो एक एक करके दोस्तों इनको भी थोड़ा सा हम क्लियर कर लें कि लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, डोंट वरी। ठीक है, कुछ ज्यादा लंबा नहीं खींचा हमने सेशन को भी। चलिए एक साथ खोल लेते हैं, उसके बाद में पेन लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा इसको एक ही बार में समाप्त कर ले। आ जाइए लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। देखिए दोस्तों आदर्शवादी दृष्टिकोण, इसे लोक कल्याणकारी जो दृष्टिकोण है इसको आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। एक एक शब्द क्लियर करते हुए चले। जो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है इसे क्या आदर्शवादी या उदारवादी दृष्टिकोण भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, जिन विद्वानों ने भी इस दृष्टिकोण को अपनाया है या इसके पक्ष में हाँ बोली है, वो राज्य और लोक प्रशासन में कोई भी भेद नहीं समझते हैं। मतलब ये जो इस प्रकार के जो विद्वान रहे हैं, जो मानते हैं कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो कल्याणकारी कार्य करने का है, जितने भी जनता के हित में कल्याणकारी कार्य होंगे वो सारे कार्य लोक प्रशासन कर सकता है। ऐसा मानना, ऐसा जो भी विद्वान मानते हैं
जो विद्वान लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के पक्ष में हैं, उनका मानना है कि राज्य और लोक प्रशासन अलग अलग नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि राज्य भी जनता के हित के लिए कार्य करता है और संपूर्ण जनता के हित के लिए कार्य करता है। उसी प्रकार से लोक प्रशासन भी जनता के हित के लिए ही कार्य करता है ना। इस कारण से लोक कल्याणकारी क्षेत्र को बताने वाले विद्वान इसमें जो है इसे लोक प्रशासन और राज्य दोनों को एक समान ही मानते हैं और एक समान ही समझते हैं। क्लियर है? तो दोनों का लक्ष्य देखिए, राज्य और लोक प्रशासन दोनों का लक्ष्य क्या है? दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित या फिर जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं कि आज लोक प्रशासन, देखिए बहुत अच्छी बात है ये दोस्तों कि जो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण को एक्सेप्ट करने वाले विद्वान कहते हैं कि वर्तमान समय में जो लोक प्रशासन है ना, वो सिर्फ एक सभ्य मानव समाज की रक्षा करने के लिए मात्र नहीं बचा है वो, अरे भाई, बल्कि उस समाज का डेवलपमेंट करना, उस समाज में बदलाव करना, इन सब के लिए भी लोक प्रशासन बहुत आवश्यक हो चुका है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं बचा है अब लोक प्रशासन, बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधन बन चुका है। क्या बन चुका है? महान साधन बन चुका है। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है जनता के हित में लिए जाने वाले कार्यों तक फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर के सारा निचोड़ अगर हम निचोड़ें तो कह सकते हैं कि पोस्ट कार्य का जो सिद्धांत है लोक प्रशासन के क्षेत्र में सबसे बेहतर और सबसे सटीक और सबसे ज्यादा लोकप्रिय सिद्धांत पोस्ट कार्य भी है, जो 7 टर्में वहां पर बताई गई है लोक प्रशासन में। पोस्ट कार्य के अंतर्गत उन 7 क्षेत्रों में लोक प्रशासन की पूरी पहुंच है। हाँ, कल्याणकारी सिद्धांत के अंतर्गत भी जहां विद्वानों ने यह कहा है कि जहां राज्य और लोक प्रशासन दोनों का लक्ष्य एक ही है, वहां पर यह पोस्ट कार्य के नजदीक जा पहुंचता है। तो इसलिए अंत में निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक हो गया है। वर्तमान अगर हम आज के समय की बात करें तो लोक प्रशासन का जो दोस्तों क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा व्यापक हो चुका है। समाजवादी व जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ ही साथ में वह निरंतर आगे बढ़ रहा है और लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य और स्थानीय तीनों स्तर की सरकारों के संगठन एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो अब लोक प्रशासन में प्रत्येक स्तर की सरकार की प्रत्येक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसी के साथ में हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दोस्तों उसमें भी हम बात करेंगे। उससे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक से संबंधित, इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर ले जो कि आपके एग्जाम के समय में बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो होगा हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्लास सेकंड होगी वो कि लोक प्रशासन की प्रकृति पर छोटा सा सेशन होगा, ये भी लोक प्रशासन की प्रकृति, तो नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर भी हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब ये सेशन कंटिन्यू बना रहेगा, अब कोई भी इसमें जो है गैप नहीं होगा, कंटिन्यू आपके सेशन चलते रहेंगे, अब कोई भी बीच में अब ज्यादा गैप नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।